दो बेहद खास मेहमान इस समय स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विनयशील गौतम जी स्टूडियो में मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनयशील जी, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ रोहित गुप्ता जी स्टूडियो में मौजूद हैं, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और वो भारत टैक्सी के प्रमोटर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रोहित गुप्ता जी। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं और विनयशील जी पहले यही थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि जब भारत टैक्सी की बात हो रही है तो इसे सिर्फ एक नई टैक्सी सर्विस नहीं माना जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में एक नया चैप्टर है भारत टैक्सी। तो थोड़ा सा बताइए इस इनिशिएटिव के पीछे मूल सोच क्या रही है और कैसे जब हम बाकी राइड हेलिंग मॉडल्स की बात करते हैं उनसे किस तरह से अलग है। 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। जब मंत्रालय का गठन हुआ तो देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में और गरीब तबकों में जो रोजगार की समस्या है उसको बढ़ाने का जो मॉडल है वो कहीं न कहीं कॉर्पोरेट लेड जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें पीछे छूट जा रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है सहकार से समृद्धि, उसको ध्यान में रखते हुए सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने का प्रॉमिस किया गया। इसके तहत ही कोऑपरेटिव क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, ताकि वो नए नए उभरते हुए क्षेत्रों में प्रवेश कर पाएँ, भारत टैक्सी एक पहल है। भारत टैक्सी बनाने के पीछे इरादा है कि ऐसे सारथी भाई बहन जो कि नई व्यवस्था में थोड़ा पीछे छूट गए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, तथा ऐसे राइडर्स जो कि महसूस करते हैं कि आज के समय में जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो सही सेवा नहीं दे रही हैं, ज़्यादा मुनाफाखोरी कर रही हैं एवं ग्राहकों का ध्यान नहीं रख रही हैं। तो दोनों का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए राइडर्स का जो कस्टमर हैं एवं सारथियों का भारत टैक्सी का सृजन किया गया। पिछले साल 2025 के जून में जो है सो एक बहु राज्यीय सहकारी समिति का गठन किया गया और इसे जो है सो दिसंबर में टेस्ट बेसिस पे लॉन्च किया गया। भारत टैक्सी लॉन्च करते वक्त धारणा ये थी कि हर ड्राइवर इसका सदस्य बन सकता है, प्रमोटर बन सकता है, लेकिन शुरुआत में ऐसे लोगों को जमा करना एक चुनौती थी। इसीलिए एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि सहकारिता मंत्रालय के अंदर काम करता हुआ एक स्वायत्त संगठन है, उसने जिम्मेदारी उठाई और 8 ऐसे संस्थानों को एक साथ एकजुट किया जो कि सहकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे अमूल, इफ्को, क्रिफ्को, एनडीडीबी। और भारत टैक्सी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका गठन हुआ। फ्यूचर में हमारा प्लान है कि एक बार ऑपरेशन थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए तो इसको आज भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जब स्टेबलाइज हो जाएगा ऑपरेशंस तो ड्राइवर्स के बीच में, सारथियों के बीच में इसको लेके उत्सुकता और उत्साह ज़्यादा रहेगा। तो हम सभी सारथी भाइयों और बहनों से आग्रह करते हैं कि वो 500 रुपया देकर इस कोऑपरेटिव का हिस्सा बने, शेयर होल्डर बने। और कुछ वर्षों बाद, हम अनुमान कर रहे हैं कि 3 वर्षों बाद ये हो पाएगा, जब ये कोऑपरेटिव प्रॉफिट में आ जाएगी, लाभ कमाने लगेगी, तो उस लाभ का 80% तक हिस्सा हम सारथी भाइयों और बहनों को जो है सो वापस दे पाएंगे। ठीक है रोहित गुप्ता जी, इसी को थोड़ा सा अगर आप और साफ करके समझाएं और डिटेल में समझाएं, क्योंकि एनसीडीसी इसे प्रमोट कर रहा है भारत टैक्सी को और इसे ड्राइवर्स ओन्ड प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऑपरेशनल लेवल पर कैसे काम होगा, ये समझाइए कि 500 रुपए की हिस्सेदारी से लेकर ड्राइवर को ओनर, ये सब कैसे होगा और इससे उनकी इनकम और लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटी है उस पर कैसे वास्तविक बदलाव आएगा। जैसे कि अभी बताया गया आपको कि एनसीडीसी चीफ प्रमोटर है भारत टैक्सी का, जिसका मेन इंस्टीट्यूशन जो है वो है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। 8 संगठन शुरुआत में इसे फॉर्म किए थे, उसके बाद में और संगठन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इसके साथ जुड़ रही हैं। ड्राइवर्स भी इसके एक तरह से मालिक हैं, क्योंकि एक तो वो शेयर खरीद के भी 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन देके शेयर ओनर बन जाते हैं, भारत टैक्सी में उनकी हिस्सेदारी हो जाती है। तथा इतना ही नहीं, अन्य जो कैब एग्रीगेटर्स हैं वो पार्टनर करके बुलाती तो है ड्राइवर्स को, परंतु उनको ना तो वो शेयर होल्डिंग देती है अपने कंपनी में, ना ही वो बोर्ड तक आता है। आपको ये जान के हैरानी होगी एवं दर्शकों को जान के हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पे 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी ड्राइवर्स का प्रतिनिधित्व है। तो ये दिल्ली एनसीआर से भी एक हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और एक गुजरात से भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो कि ड्राइवर्स के
के हितों का भी ख्याल रखेंगे। तो यह संस्था जून में रजिस्टर हुई थी, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। दिसंबर में हमने अपना पायलट लॉन्च किया था दिल्ली में, फिर हमने गुजरात में लॉन्च किया, और अभी गुजरात में आपका सौराष्ट्र रीजन से स्टार्ट हुआ था, अहमदाबाद और राजकोट इन सब एरियाज को हमने कवर कर लिया, बड़ौदा। इसके साथ ही अन्य जो स्टेट्स में है वहाँ पे हमारे एक्सपैंड करने की तैयारी है। तो ड्राइवर्स हमको बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक रिस्पांस मिल रहा है ड्राइवर्स से, क्योंकि पहली बार उनको कहीं पे भी मालिकाना हक प्राप्त हो रहा है, तथा उनके जो कंसर्न्स हैं वो भी हमारा बोर्ड जो है वो अपने वो समक्ष रखेगा, बोर्ड के समक्ष, और तथा उस पर एक डेलिब्रेट करके डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि एक तरफा कोई डिसीजन नहीं होगा जो कि उनके हितों के खिलाफ होगा। बिल्कुल। विनयशील जी, सरकार लंबे समय से कह रही है कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो हमारे देश की एक तरह से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की रीढ़ है, इसीलिए एक अलग मंत्रालय का गठन भी किया गया। अब भारत टैक्सी को क्या इस डिजिटल एज में ये माना जाए कि जो अमूल जैसे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मॉडल्स रहे हैं उन्हीं का एक नेचुरल एक्सटेंशन है ये? आज के दिन में भारत में करीब 8.5 लाख कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, जिसमें 32 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप सिर्फ जो है सो अमूल के मॉडल को देखें तो 32 लाख लोग अमूल में जो है सो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जो कि इसमें मिल्क का सप्लाई करते हैं। जब भारत टैक्सी लॉन्च किया गया तो हमारी अवधारणा ये थी कि भविष्य में अगले 3 से 4 साल के अंदर जब भारत टैक्सी जो है सो भारत में जो है सो हर जिला मुख्यालय एवं उसके नीचे तहसील तक पहुंचेगी तो करीब 2 करोड़ सारथियों को अपने साथ जोड़ेगी। अगर आप अमूल का मॉडल देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जितना मार्केट में सेलिंग प्राइस है, अगर 100 रुपये का जो है सो दूध, चीज या बटर अगर बेचा जा रहा है तो उसका 80 से 85% सीधा किसानों को दुग्ध उत्पादकों के पास पहुंचता है। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में भी यह प्रतिशत 30 से 35% है। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग का जो वैल्यू एडिशन है उसकी कीमत मिल पाती है मिल्क प्रोड्यूसर्स को। तो जब भारत टैक्सी हम लॉन्च कर रहे थे तो हमारा इंटेंशन यही था कि जो पैसा कस्टमर्स दे रहे हैं उसका 100% सीधा ड्राइवर्स के पास पहुंचे, सारथियों के पास पहुंचे। इसीलिए भारत टैक्सी जब हमने लॉन्च किया तो उसमें 1 रुपये का भी कमीशन हमने नहीं रखा है। भारत टैक्सी में अन्य कंपनियों की तुलना में कमीशन है ही नहीं, 0%। हमारा जो मॉडल है पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन पे आधारित है। मतलब आप दिन भर का जो है सो सिर्फ 30 रुपया 35 रुपया, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ क्योंकि हमारा अभी ट्रायल रन है। जब एक बार जो है सो ट्रायल रन थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा तो हम लोग इसे जो है सो शुरू करेंगे। तो दिन भर का सिर्फ 30 रुपया दे के आप जितनी राइड्स करना चाहें उतनी राइड्स जो है सो कर सकते हैं। हम कभी फ्यूचर में कमीशन जो है सो चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारथियों को 100% लाभ मिले। ठीक है। और इसी को रोहित जी थोड़ा बताइए, क्योंकि प्राइवेट कैब कंपनीज की जब बात होती है तो ड्राइवर्स की सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि हमें हाई कमीशन देना होता है, हमारी जो अर्निंग्स है अनप्रिडिक्टेबल हैं, पता नहीं कब कितना कमाएंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग और जो बेस फेयर गारंटी की जो बात कही जा रही है, ये मॉडल लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली क्या सस्टेनेबल दिखाई दे रहा है? 2 चीज इस पे कहना चाहूंगा, 2 एस्पेक्ट है। एक तो हो गया कमीशन मॉडल जो कि प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स का था। दूसरा था कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इनबिल्ट, तो कितना कमीशन कट के फाइनली आ रहा था, कुछ वजह से वो इंसेंटिव दे देते थे किसी चीज पे, तो फाइनली कितना आता था वो कई दिन के बाद पता लगता था। तो जो ड्राइवर्स हैं इनके, जिनको हम सारथी बोलते हैं इंस्टेड ऑफ ड्राइवर्स, हमारे साथ में जो सारथी जुड़े हुए हैं, तो उनको वो टैली ही नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे कि इसमें कितना एक्चुअल कमाई हुई और क्या ये सही है जो कि उनको प्रॉमिस किया गया है। तो हमने भारत टैक्सी में कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मॉडल रखा है। कमीशन जो थे पहले भारत टैक्सी के मार्केट में आने से पहले करीब करीब 25 से 30% कमीशन लेते थे जो प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स थे। भारत टैक्सी के लॉन्च होते ही या अनाउंसमेंट होते ही, लॉन्च से पहले ही ये कमीशन दर और कम हो गई। फिर अन्य जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल पे इसको लॉन्च कर दिया। कुछ एरियाज में वो अभी भी कमीशन मॉडल चल रहा है। तो जैसे जैसे भारत टैक्सी जहां जहां अलग अलग शहरों में जाएगी वहां पे कंपटीशन की वजह से अपने आप ये लोग जो है ड्राइवर्स का हित करते हुए इनको खुद सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आना पड़ेगा, जिसमें कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में एक फिक्स्ड अमाउंट तय रहता है। कैब का अलग रहता है, कैब या टैक्सी का अलग रहता है, ऑटो का अलग रहता है और बाइक का अलग रहता है। तीनों का एक फिक्स मॉडल से उसके बाद अब इस पे आप जितनी भी राइड करें आपकी इनकम है।
तो बेसिकली कमीशन जो है, कमीशन मॉडल हमने उसको एक तरह से नकारा, और हमारे हमको देखकर बाकी प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स ने भी ड्राइवर्स को अपना रिटेन करने के लिए उन्होंने भी इसको स्लैश किया है कमीशन को। प्लस ट्रांसपेरेंसी की बात है, तो हम कोई इसमें हिडन नहीं है, ना ही कस्टमर के लिए कुछ हिडन हमने प्राइसिंग रखी है, ना ही ड्राइवर्स जो सारथी हमारे उनके लिए कुछ हिडन प्राइसिंग रखी है। तथा जो मूल्य है वो इतना कम भी नहीं कर दे रहे हैं जो कि अनसस्टेनेबल हो जाए ड्राइवर्स के लिए, और ना ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि हम सर्च प्राइसिंग पे कभी नहीं जा रहे हैं। ये हमारा वन ऑफ द फीचर्स रहेगा कि हम सर्च प्राइसिंग, जैसे कि सुबह और शाम को आप प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स दुगना तिगुना रेट कर देते हैं, बट हम वो मॉडल फॉलो नहीं करते हैं। हमारा, क्योंकि सारथी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा कम्यूटेशन में, तो उसके जो फ्यूल है वो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, उसके लिए उसको कुछ थोड़ा सा डायनेमिक फेयर देंगे, बट सर्च कभी तिगुना या दुगना इस तरह का नहीं होगा। तो दैट इज अवर प्रॉमिस टू द ड्राइवर्स एज वेल एज टू द कंज्यूमर्स कि हम फेयर तरीके से काम करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो। ठीक है, तो विनय जी, क्योंकि लॉन्च के दौरान इन्वेस्टमेंट को लेकर खुली अपील की गई, अब मिनिस्ट्री की तरफ से इस प्लेटफॉर्म को स्केल करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल बैकिंग भी दी जा रही है? किस तरह से हो रहा है काम? जैसा मैंने शुरुआत में बताया, जब सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड जो भारत टैक्सी चलाती है उसका गठन हुआ, तो 8 मेजर संस्थाओं ने जो है सो इसमें योगदान दिया। तो 10-10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से 80 करोड़ का इसमें जो है सो योगदान हुआ, और 3 करोड़ के आसपास कुछ छोटी छोटी संस्थाएं थी। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, 83 करोड़ के जो रेजिंग हमने की है उसके अगेंस्ट अभी तक खर्चा जो है भारत टैक्सी में सिर्फ 3 करोड़ का हुआ है। हम काफ़ी जो है सो फ्रूगल मॉडल पे जो है सो चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास सारथियों का और ग्राहकों का दोनों का सपोर्ट है। हमने सॉफ्टवेयर जो है सो खुद जो है सो बेंगलोर की जो है सो एक कंपनी है वहाँ से जो है सो प्रोक्योर किया है, वो भी काफ़ी सस्ते दामों पे। और आगे जो हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो भी इस तरह से जो है सो डिजाइन किया जा रहा है कि उसमें खर्च कम से कम हो। और चूंकि हम जो है सो कुछ हिडन चार्जेस नहीं रखते हैं, ड्राइवर्स का भरोसा जीतने का जो है सो प्रयास किया है, तो हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जो है सो इस मॉडल को हम लोग जो है सो सक्सेसफुली देश भर में सस्टेनेबिलिटी के साथ रेप्लिकेट कर पाएंगे। ठीक है, रोहित जी, जो आपने अभी बात की थी ना सर्ज प्राइस को लेकर, थोड़ा सा इसको बताइए, क्योंकि पैसेंजर के नज़रिए से भी काफ़ी अहम सवाल है कि अगर किराया कॉम्पिटिटिव रखना है और ड्राइवर की इनकम को भी सुरक्षित रखना है, तो जो प्राइसिंग बैलेंस है वो अचीव कैसे किया जाएगा ताकि दोनों पक्षों को भरोसा मिले कि सब कुछ सही है? देखिए, प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स की जो प्राइसिंग टेक्निक होती है बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होती है। वो बारिश हो रही है तो उन्होंने रेट बढ़ा देंगे, शाम के टाइम को रेट बढ़ा देंगे, या कहीं पे कुछ ट्रैफिक जैम है तुरंत वहां पे रेट बढ़ा देंगे। तो हम जो है एक फेयर वैल्यू दे रहे हैं उनको। हो सकता है कि जो बेस फेयर है वो हमारा, हम इसको किसी तरह से क्रॉस सब्सिडाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे प्राइवेट एग्रीगेटर्स जो लीडिंग प्लेयर्स हैं क्रॉस सब्सिडी भी देते हैं, इन द सेंस कि जो कस्टमर है उससे वो कम ले रहे हैं, मान लीजिए 10 रुपए या 11 रुपए पर किलोमीटर, बट ड्राइवर को वो 13 के हिसाब से दे देते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं। वो बेसिकली जो है इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा हमारे ऑपरेशंस को, बट हमारा जो मॉडल है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, क्योंकि प्राइसिंग में हम बैलेंस रखते हैं कि कस्टमर के जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करें और ड्राइवर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें। जो रेट्स जो हमने रखे हुए हैं उसमें दोनों को प्रोटेक्शन मिलता है और दोनों को लगे कि फेयर वैल्यू हमें मिल रही है। कस्टमर को ऐसा ना लगे कि सर्ज प्राइसिंग से हमको कभी कुछ नुकसान हो रहा है, प्लस उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी हम प्रॉमिस देते हैं, क्योंकि हमारा जो टाई अप है वो दिल्ली पुलिस के साथ भी है, प्लस हमने NEGD के साथ भी टाई अप किया हुआ है जो कि आधार और वाहन बेस्ड रजिस्ट्रेशन उसको चेक करता है, इन द सेंस जो कि आपकी गाड़ी नंबर होती है वो एक्चुअल उसके है कि जो चला रहा है या किसी और का तो नहीं है। प्लस हम उनको राइड शेयरिंग का ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आपको सेफ्टी का कुछ इश्यू हो, प्लस SOS की जो सुविधा है, डायरेक्ट SOS दिल्ली पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल में जाता है। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस से हमारा तो टाई अप हो गया है, तो उन्होंने जो अपने प्रीपेड बूथ्स हैं, आप एयरपोर्ट पे देख लें, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे या दूसरी जगह पे, जो दिल्ली पुलिस के पहले प्रीपेड बूथ्स होते थे वो अब भारत टैक्सी चला रहा है। वहां पे जो लोग कार्य करते थे अब वो भारत टैक्सी के साथ जुड़ गए, प्लस आधुनिकीकरण भी उस जगह का कर दिया है हमने, ताकि ग्राहकों को ज्यादा सुविधा मिले। वो चाहे तो QR कोड से भी अब पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं वहां पे। तो ये
चीजें हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं ताकि ग्राहकों को भी फायदा मिले और जो हमारे सारथी हैं उनका भी हित बचा रहे। सारथियों को हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के साथ भी जोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। विनयशील जी, रोहित जी ने हमें शुरुआत में बताया भी था रिप्रेजेंटेशन को लेकर, क्योंकि जब हम कोऑपरेटिव मॉडल की बात करते हैं तो गवर्नेंस उसमें सबसे अहम पहलू होता है। अब भारत टैक्सी में ड्राइवर्स के को डिसीजन मेकिंग और उनके रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत बड़ा सवाल है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि नाम का सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं है, असल मायनों में भी कोऑपरेटिव है। राइट। 2022 में जो कोऑपरेटिव सेक्टर को गवर्न करता हुआ एक्ट है, MCCS एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसको अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट के बाद कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स हैं, जिससे कि जो है सो जो काम करने का जो सुचारू तरीका है वो बन पाए और मैनेजमेंट और ऑनरशिप के बीच में जो है सो अंतर स्थापित किया जा सके, ताकि मैनेजमेंट जो है सो प्रोफेशनल रहे, इफिशिएंट रहे, ये लाया गया था। तो सहकार टैक्सी भी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके तहत ही गठित एक संस्था है। तो जो भी एक्ट में प्रावधान है वो सारे के सारे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो भारत टैक्सी चलाती हैं लागू होंगे। जैसा कि रोहित जी ने बताया, 2 ड्राइवर प्रतिनिधि अभी इस बोर्ड में हैं। बोर्ड जो है सो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम करती है, उसका चुनाव होता है, हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। बोर्ड में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो उसका अनुपालन जो उसके कार्यकारी अधिकारी हैं, जो आज के दिन में श्री हिमांशु जी हैं, वो जो है सो करते हैं। तो आज के दिन में टोटल सेपरेशन है मैनेजमेंट का और ऑनरशिप का। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव्स कॉर्पोरेट की तुलना में कहीं आगे निकल जाएगी जो है सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स में। अच्छा, ठीक है। अब रोहित जी, क्योंकि जो आज राइड से जुड़ी सर्विसेज हैं, राइड हेलिंग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ऐप क्वालिटी की बात कर लें, रिस्पॉन्स टाइम की बात कर लें, सेफ्टी फीचर की बात कर लें, तो क्या भारत टैक्सी टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर जो स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनके साथ कैसे कदम ताल करती हुई नजर आएगी? प्रीति जी, हमारा जैसे कि बताया गया आपको, एक टेक्निकल पार्टनर भी हमने नियुक्त किया है। यह जो टेक्निकल पार्टनर है पहले से कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और चेन्नई में कार्य कर रहा है मोबिलिटी और राइड हेलिंग एरिया में। दूसरा, हमने कुछ जो हायर किए हैं एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, वो भी हमने हायर किए हैं, तो कि जो सुनिश्चित करे कि जो हमारा ऐप का इंटीग्रेशन है वो DTC के साथ, दिल्ली मेट्रो के साथ और बाकी जितनी भी संस्थाएं जिनके साथ हमने MOU किया है, जैसे कि इफ्को टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के साथ किया है, पेटीएम के साथ किया है, तो जो भी हम जो सुविधा देना चाहते हैं हमारे सारथी भाइयों बहनों को तथा जो कस्टमर्स को जो सुविधा देना चाहते हैं वो उन्हें मिले। अब आप दिल्ली मेट्रो के साथ में आप उनकी साइट से भी या उनके ऐप से भी हमारा टिकट बुक कर सकते हैं और हमारे ऐप से भी आप दिल्ली मेट्रो का टिकट बुक कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के 10 चुनिंदा स्टेशन हैं जहां पे हमारी फ्लीट भी हमने प्रोवाइड कर दी है। तो भारत टैक्सी के जो सारथी भाई बहन है वहां पे आपको अवेलेबल रहेंगे जब आप मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते हैं। तो टेक्नोलॉजी DTC के साथ भी और इन सब के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। यह एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है। कुछ अगर खामियां हैं तो उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और निरंतर हम इसमें विकास के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है। और विनयशील गौतम जी, सहकार से समृद्धि की बात अक्सर होती है, तो भारत टैक्सी को प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में स्टेट सपोर्टेड कोऑपरेटिव इंटरवेंशन के रूप में क्या देखा जाना चाहिए? क्लियरली ये कहें हम इसे। ये बार बार जो है सो दोहराया जाता है, सहकार और सरकार में अंतर है। ठीक है, सहकारिता एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिससे कि आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। ये आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा है करने का। अंतर ये है कि कॉर्पोरेट की तुलना में, कंपनी की तुलना में ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक है, क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति का वोट का कीमत एक ही है। शेयर होल्डिंग से आपका वोट की कीमत तय नहीं होती है। तो इस कारण से अगर आप जो है सो मासेज का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें, आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें, तो उसमें कोऑपरेटिव जो है, सहकारिता जो है, उसका एक अहम रोल है। वो कॉर्पोरेट मॉडल से नहीं हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पे कि प्रॉफिट मोटिव जो है सो सर्व नहीं कर पाएगा, ग्रामीण इलाकों में या गरीब इलाकों में। तो सरकार आर्थिक विकास के लिए सहकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए संस्थाओं को प्रमोट करती है। भारत टैक्सी चूंकि सहकारिता आधारित एक मॉडल है तो सरकार उसे प्रमोट कर रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो है सो लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब कर रही है। भारत टैक्सी को कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है जो कि आज के दिन में किसी प्राइवेट
एग्रीगेटर के पास नहीं है। हम लोग इसे कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। आज के दिन में आप चाहे दिल्ली पुलिस के साथ इंटीग्रेशन की बात कर लें, या फिर मेट्रो के साथ, या डीटीसी के साथ, या एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बात करें, या फिर जो है सो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ बात करें, इन सारी संस्थाओं के साथ प्राइवेट एग्रीगेटर्स का भी टाई अप है, उनके भी एग्रीमेंट्स हैं। तो हम जो है सो उनको बराबर की टक्कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत टैक्सी को सरकार से कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, या उन्हें जो है सो कुछ स्पेशल इंसेंटिव दी गई है, या सब्सिडी दी गई है, या उनको स्टेट सपोर्ट होने के कारण कुछ लॉ में जो है सो अनड्यू फेवर किया गया है। तो ऐसी अवधारणा चूंकि सहकारिता में जुड़ी हुई है जो है सो ये मंत्रालय, और ये सहकारिता में काम करती हुई है भारत टैक्सी, तो ऐसी अवधारणा जरूर बन सकती है, लेकिन सरकार का प्रमोट करने का ही मंतव्य है। सरकार का कहीं पे भी इंटरफेयर करने का, प्राइवेट सेक्टर को डिस्टर्ब करने का, या लेवल प्लेइंग फील्ड को जो है सो डिस्टर्ब करने का कोई मंतव्य नहीं है। ठीक है। और इसमें रोहित जी, महिलाओं की सुरक्षा और इंक्लूजन को लेकर सारथी दीदी जैसे फीचर्स भी सामने आए हैं। तो क्या भारत टैक्सी जो सोशल ट्रस्ट बिल्डिंग है और इंक्लूजन को अपनी कोर स्ट्रैटेजी मान रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें SOS फीचर भी दिया गया है, महिलाओं के लिए दिया गया, प्लस जो कि हमने बाइक दीदीज का कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। जो लेडीज हैं वो चाहें तो वो प्रेफर कर सकती हैं कि हमें केवल एक महिला सारथी ही मिले बाइक पे। तो ये प्रावधान भी हम ला रहे हैं ताकि उनको समय बेसमय कभी असहजता न महसूस हो, और वो सेफली अपना कन्वीनियंस पे वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें एंड वो बाइक दीदी के साथ में ट्रेवल कर पाए। तो ये कुछ हम कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। दूसरा, हम लोग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो लेडीज अगर इसमें ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, बाइक की ट्रेनिंग, इवन बिहेवियर की ट्रेनिंग, किस तरह हमें चलाना है, वो भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस से के साथ में और दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में भी हमने करार किया है ट्रेनिंग्स के लिए। तो इसमें भी महिलाओं को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं कि अगर वो ट्रेनिंग करना चाहें, वो चलाने से लेकर बिहेवियरल ट्रेनिंग और आगे कैसे इसका कहाँ से उनको फाइनेंशियल मदद मिल सकती है, इन सब की गाइडेंस हम महिलाओं को दे रहे हैं। बिल्कुल। और समय अब थोड़ा सा कम बचा है, तो विनयशील जी, दो चीजें हैं कि भारत टैक्सी कंपटीशन को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि एक तरह से फेयर कंपटीशन को बढ़ावा दे, इसकी उम्मीद क्या हम कर सकते हैं? और दूसरा कि अगर भारत टैक्सी का मॉडल सफल होता है, कामयाब होता है, तो जो कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म, मॉडल डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स या अन्य जो गिग इकोनॉमी सेक्टर्स हैं, वहां पे भी क्या इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है? भारत टैक्सी आने से मार्केट में हलचल तो मची है, ठीक है, लेकिन मार्केट को डिस्टर्ब करके हम जो है सो मार्केट को और डिपेंड कर रहे हैं। आज के दिन में आप देखिए, एक समय था जबकि सिर्फ एक टेलीकॉम ऑपरेटर था। आज के दिन में जो है सो ग्राहक के पास जो है सो चॉइस है, विकल्प है 3-4 ऑपरेटर्स का। लेकिन उससे ऐसा तो नहीं है कि मार्केट जो है सो डिस्टर्ब होने से जो है सो ग्राहक को कुछ नुकसान हो गया। हम लोग सब जो है सो पहले से बेटर ऑफ हैं, अच्छे हैं। तो भारत टैक्सी आने से मार्केट और डीपेन होगा, और ग्राहकों को एक नई सुविधाएं मिलेगी, और सारथियों को एक नया जो है सो विकल्प मिलेगा। भारत टैक्सी में हमारा प्रयास है कि आने वाले 3 साल के अंदर हम हर जिला मुख्यालय तक पहुंच जाएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक, छोटे छोटे जगहों पे, जैसे गया, बलिया, छपरा, या फिर जो है सो सिमोगा जैसे जगह पे, जहाँ पे कि प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स आज तक नहीं पहुंचे हैं, और उसके आगे ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पर हमारी पहुंच बने। तो हम अपने आप को, भारत टैक्सी को कंपटीशन में जो है सो प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स के तौर पे नहीं देख रहे हैं। हमारा कंपटीशन उनसे है ही नहीं। हम भारत को एक ऐसी व्यवस्था देना चाहते हैं ताकि छोटे से छोटे जगहों पे भी लोगों के पास विकल्प रहे, ताकि वो सेफ सिक्योर राइड कर पाए प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है। रही बात आपकी अन्य सेवाओं को लेकर, तो एक बार ये स्टेबलाइज कर जाता है, हमारा प्रयोग जो है सो सफल हो जाता है, जो कि जो है सो हमें पूर्ण विश्वास है कि होगा ही। तो जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, उनके लिए भी जो है सो ऐसी व्यवस्था पर जरूर विचार किया जा सकता है। ठीक है। और बहुत संक्षेप में रोहित जी, क्योंकि समय पूरा हो गया है, एक आम ड्राइवर और पैसेंजर के लिए भारत टैक्सी का सबसे बड़ा प्रॉमिस क्या होगा, और सक्सेस को आप किन इंडिकेटर्स से नापेंगे? प्रॉमिस हमारा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि सेफ एंड फेयर प्राइस राइड होगा कस्टमर के लिए, और यही ट्रांसपेरेंट और एश्योर्ड अर्निंग, प्रॉपर अर्निंग का जो वितरण किया जाएगा, वो होगा हमारे सारथी भाई बहनों के लिए, जो प्रॉमिस है भारत टैक्सी का। ठीक है। और दूसरा सवाल आपका था कि एक सक्सेस को किन इंडिकेट? हाँ, सक्सेस को इंडिकेट करेंगे हमारे कि नंबर ऑफ राइड्स कितने हैं,
कस्टमर्स कितना इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम जो जैसा हमारा जो एक्सपेंशन प्रोसेस जो हमने खुद के लिए सेट किया है, क्या हम वो अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है कि हम ब्रेक इवन कब करते हैं और फर्दर हम कैसे ग्रोथ पेस को ले जाते हैं। मैडम, इसमें एक सेंटेंस मैं ऐड करना चाहूँगा। हम जो है सो सारथियों को, ड्राइवर को सिर्फ ड्राइवर की तरह नहीं देखते हैं। हम जो है सो आने वाले समय में ड्राइवर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, उनका जो है सो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, प्लस अगर वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सस्ते दरों पे जो है सो उनको लोन मिल पाए, एवं जो है सो अगर उनके पास तेल भरने के लिए जो है सो पैसे नहीं है तो तेल कंपनियों के साथ जो है सो टाई अप के थ्रू जो है सो कर पाए जो है सो, प्लस उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, ये सब की व्यवस्था भी हम करेंगे। तो हमारा सोच दीर्घकालिक है। हम लोग जो है सो प्रॉफिट के लिए जो है सो नहीं आए यहाँ पे, ये सोच के नहीं आए हैं कि हम जो है सो कुछ कमा लें। भारत टैक्सी ये सोच के आई है कि जो है सो मार्केट को स्टेबलाइज करे, डीपेंड करे और भारत को एक नया राह दिखाए। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ मुझे लगता है जो कॉर्पोरेशन सही मायनों में सच्चा साबित भी होगा। समय यही पूरा हो गया है। विनयशील गौतम जी आपका, रोहित गुप्ता जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए।